एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में पिछले एपिसोड में अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने चर्चा किया था, डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में और वेटेज के बारे में बात किया था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई हो। और इन शॉर्ट मैंने ब्रीफिंग कर दी थी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक्चुअल में होना क्या है। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2-3 वर्ड्स में अगर मैं खत्म करना चाहूँ, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक डिजाइनिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग में करना क्या है, हम लोगों को प्लान बनाना है। डिजाइनिंग में तो डिजाइनिंग कहने का मतलब किसी चीज को डिजाइन करना, दैट मीन्स क्या करना है, प्लान बनाना है। सो प्लान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि वो, और देखो किसका प्लान बनाना है, आप ये समझिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसका प्लान बनाना है। तो बीम का प्लान बनाना है, बार का प्लान बनाना है, शाफ्ट का प्लान बनाना है। डिजाइन करना मतलब प्लान बनाना, किसी का बनाना ना, क्योंकि यही सारे टर्म्स ही तो, ये जितने भी नाम्स ले रहा है वही तो हमारे सिलेबस में है, तो उन्हीं का तो डिजाइन करना है। सो डिजाइन अगर करना है तो शाफ्ट का अगर मुझे करना है, बीम का करना है तो किस शेप का करना है, कैसी लोडिंग है तो कैसा शेप इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस, कौन सा मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। यही तो डिजाइनिंग का एस्पेक्ट है कि नहीं। तो इस पर मैं चर्चा कर चुका था, कल सिलेबस पे भी चर्चा कर चुका था क्या क्या हमें पढ़ना है। और तो सॉम में और मैं अगर आप बात करूं तो सॉम में हमें मेन एम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्या है कि रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, किसके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, डिफॉर्मेशन के बीच। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एलोंगेशन, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, स्ट्रेच हो जाना, चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन, ये डिफ्लेक्शन, टॉर्जन भी एक प्रकार का डिफॉर्मेशन है जब ट्विस्टिंग मूवमेंट लगता है तो। डिफ्लेक्शन ये भी डिफॉर्मेशन है। बकलिंग जो कॉलम में देखने को मिलता है ये भी डिफॉर्मेशन है। सब डिफॉर्मेशन है, यस। सारे लोड लगने के कारण डिफॉर्मेशन है। अलग अलग जगह अलग अलग एलिमेंट्स में इसको अलग अलग नाम दे दिया गया। डिफॉर्म हो जाना दैट मीन्स पहले इनिशियल स्टेट से उसका पोजीशन चेंज हो जाना। सो बकलिंग वो कॉलम में देखने को मिलता है, एक प्रकार का डिफॉर्मेशन ही तो है बकलिंग। टॉर्जन क्या है, एक प्रकार का डिफॉर्मेशन है जो शाफ्ट में देखने को मिलता है। जब शाफ्ट किससे सब्जेक्टेड होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट से। इतनी बात समझ में आ रही है। और किसी बात डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन इज द डिफॉर्मेशन। तो डिफ्लेक्शन का डिफॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है, बीम में देखने को मिलता है ना। बीम में ही तो ही डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो रिलेशन एस्टैब्लिश करना था किसके बीच, पूरे सॉम को, यही 2-3 लाइन में खत्म है पूरा सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो लोड जब हम लगाएंगे, किस एलिमेंट पे लोड लगाएंगे बता तो दिया था, बार बीम और आपके पास शाफ्ट, आपके पास स्प्रिंग, आपके पास कॉलम और थिन सिलेंडर। उसको प्रेशर वेसल बोल दूं तो ज्यादा अच्छा है। थिन सिलेंडर भी हो सकता है, थिक सिलेंडर भी हो सकता है, थिन स्पीयर भी हो सकता है, थिक स्पीयर भी हो सकता है। सो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है डिफॉर्मेशन के बीच। ये डिफॉर्मेशन कब आएगा, जब लोड लगेगा, एक्सटर्नल लोड, अप्लाइड लोड। ये लोड कौन सा होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड इंपॉर्टेंट है। और कौन सा लोड था, कल वाली क्लास में आपको समझा चुका हूं कि लोड कौन सा लगेगा। तो बार में कौन सा लोड लगेगा जी, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और वो कहां पर लगेगा, एक्सिस पे लगेगा, सेंट्रल एक्सिस पे लगेगा। उसी को हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। सो नॉर्मल लोड आपको देखा, बीम में आपने बहुत सारा लोड देखा, पॉइंट लोड देखा, यूडीएल देखा, यूवी। सर ये समझ में नहीं आया था, अरे समझा दूंगा ना, अभी इसमें आप पहुंचा कहाँ हूं, है ना। सो यूडीएल देखा, यूवीएल देखा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट देखा आपको, इसेंट्रिक पॉइंट लोड आपने देखा बीम में। कॉलम में आपने, कॉलम क्या होता है, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। उसके बाद मैंने शाफ्ट के बारे में बताया, तो शाफ्ट के कौन से लोड सब्जेक्टेड होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मैं आपको समझा पा रहा था, है ना। आपने प्रेशर वेसल में देखा, तो प्रेशर वेसल में आपके पास कौन सा लोड लगा है, लोड लग रहा है, इसमें कोई पॉइंट लोड नहीं लगता प्रेशर वेसल में। हाँ आपको समझना है, आपके पास कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं लगता। कौन सा लोड लगता है, प्रेशर वेसल है क्या चीज, बता चुका हूं कल। प्रेशर वेसल अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर वेसल, है ना। तो वो प्रेशर्स के कारण ही उसके अंदर क्या आने लगता है, डिफॉर्मेशन। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना था डिफॉर्मेशन के बीच और स्ट्रेस के बीच। तो कल मैं स्ट्रेस बता चुका था, आज यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा। सो स्ट्रेस क्या चीज है, ध्यान देना। जब हम लोड लगाएंगे, अलग अलग लोड है, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग लोड। तो जैसे ही हम लोड लगाएंगे तो तुरंत टूट नहीं जाएगा, तुरंत डिफॉर्म नहीं हो जाएगा। मटेरियल उसको पहले रजिस्ट करेगा, जितनी शक्ति होगी वो पहले उसको रजिस्ट करना चाहेगा उस लोड को, तब वो टूटेगा। सो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स ही क्या है, स्ट्रेस। वो किसके कारण आता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स किसके कारण आता है, मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के कारण।
अलग अलग मटेरियल्स में वो जो मटेरियल की जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे आप देखेंगे, आप अगर देखते होंगे अपने आसपास पड़ोस में, आप देखो किसी का परिवार बिखरा हुआ है, 4 भाई तो है लेकिन 4 भाई अलग अलग है, बॉन्डिंग नहीं है। तो कोई भी किसी एक भाई को मगर मारने जाएगा तो वो दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई नहीं आएगा, वो आराम से मार के निकल जाएगा। लेकिन आपके परिवार में आप देख लेना 4 भाई हैं, लेकिन अगर चारों एक साथ हैं, बल्कि चूल्हा अलग जलता होगा, घर अलग अलग होगा, लेकिन अगर चारों भाई में से किसी एक भाई को किसी ने मारा तो वो 3 भाई आ जाते हैं, वो बॉन्डिंग अलग है भाई, उसको तोड़ नहीं पाएगा कोई भी बहुत जल्दी। तोड़ तो सकता है, तोड़ना इन द सेंस यहाँ पर फूट डालने वाली बात नहीं कर रहा, तोड़ना इन द सेंस मार देना, मारना कोई मार नहीं पाएगा भाई अगर बॉन्डिंग होगा चारों के बीच में, है ना। एक बार मारने आएगा, 5-10 बार मार खा के जाएगा चारों भाइयों से, आप समझिए इस बात को। सो वही मटेरियल अलग अलग होता है, जैसे परिवार अलग अलग होता है वैसे मटेरियल अलग होता है। तो सब में मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग अलग अलग होती है। बॉन्डिंग जो होता है उसको कौन से फोर्स से होता है, याद है आपको? मटेरियल्स की मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है अट्रैक्शन वाला, वो कौन सा फोर्स होता है? एफएम में हमने पढ़ा है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब C फॉर कोहेसिव, C फॉर कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, C फॉर कॉमन, सेम मॉलिक्यूल्स, कॉमन मतलब कॉमन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स ए एडहेसिव, A फॉर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स। सो जिस भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव मतलब C फॉर कॉमन, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वो रेजिस्टिंग फोर्स भी अच्छा खासा डेवलप करेगा, हाँ ना। रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करना मतलब स्ट्रेस ज्यादा डेवलप करना। तो स्ट्रेस क्या होना चाहिए? ज्यादा। स्ट्रेस जितना ज्यादा हो मतलब रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा डेवलप करेगा। इसमें मैं आपको डाउट होता होगा, कैसे डाउट होता होगा मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ क्या डाउट होता होगा, देखिए समझिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना जी। अब आप समझिए कि अलग अलग, और ये भी बता रहा हूं कि अलग अलग मटेरियल के बीच सेम लोड लगाओगे तो सब में रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि सारे मटेरियल्स के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो अलग अलग है। अभी आपको समझाया अलग अलग परिवार की बॉन्डिंग अलग अलग है, यानी कि सेम लोड लगाने से स्ट्रेस जो है वो क्या होगा? अलग अलग डेवलप होगा अलग अलग डेवलप। सेम लोड लगा रहा हूं लेकिन स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है? अलग अलग डेवलप हो रहा है, मान के चलिए। देखिए आप ये भी समझिए, स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। मतलब अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्ट्रेस जो है वो मटेरियल पे तो उतना डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ये समझिए, स्ट्रेस तो है जो है फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो जैसे क्वेश्चन में एक बार आया है, आप कंफ्यूज ना हो जाना, ध्यान देना, क्योंकि जो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना वो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, जैसे E होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अभी मैं समझाऊंगा। सो मटेरियल अलग अलग मतलब E अलग अलग है। स्ट्रेस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर सेम एरिया है, सेम फोर्स लगा रहा तो स्ट्रेस तो कांस्टेंट होगा, अलग अलग मटेरियल तो भी, लेकिन एरिया अलग है और फोर्स अलग है तो स्ट्रेस अलग हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग मटेरियल होने के कारण अलग अलग होगा। अब देखिए इसको समझिए, जैसे 3 अलग अलग बार है मेरे पास, 3 अलग अलग बार है, 3 अलग अलग बार है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सब में सेम फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मटेरियल अलग अलग है। तो देखिए सेम फोर्स लगा रहा हूँ और सपोज सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक है, एरिया एक है और फोर्स भी सेम लगा रहा हूँ, फोर्स भी P लगा रहा हूँ, एरिया भी A है। ये स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ये भी सेम है, ये भी सेम है, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए जिसका E ज्यादा होगा, अलग अलग मटेरियल्स है तो E की वैल्यू भी अलग अलग होगी, E1 E2 E3। जिसका ज्यादा होगा जिसका ज्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगा? कम। मैं मटेरियल की बात जो कर रहा था, देखिए रेजिस्टिंग फोर्स, देखो समझा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। E ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? कम। सर डिफॉर्मेशन नहीं तो स्ट्रेन है ना सर? हाँ ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन कैसे आता है? अभी बता भी दूंगा, ये लिखा भी मैंने स्ट्रेन। सो स्ट्रेन कैसे आता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेच अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्सपेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जिसका भी E ज्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगा? कम।
तो ये जो ई है बेसिकली, मुझे मैं स्ट्रेस से वो टर्म बता रहा था, लेकिन स्ट्रेस अगर बता दूंगा फिर आप एग्जाम में आएगा कि स्ट्रेस क्या मटेरियल्स पे डिपेंड करता है क्या, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है क्या, तो आपको नहीं बोलना है स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेस तो डायरेक्ट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आप ये समझिए ना, मैथमेटिकली तो यही है भाई, फोर्स अपॉन एरिया बोल रहा है, यानी कि मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। ये ज्यादा वर्ड अच्छा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। अब तुम भी देखो ना यार, मटेरियल पर तो डिपेंड करता है, लेकिन आप ये समझिए मैथमेटिकली अगर हम बात करें स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, तो खुद ही सोच लो ना यार, एक ये मार्कर है मान के चूंकि ये प्लास्टिक का है, इतना ही बड़ा मैं स्टील का रॉड ले आऊँ, और इतना ही बड़ा मैं अगर ले आऊँ स्टील का एक रॉड ले आऊँ, इतना ही बड़ा मैं वुड का एक रॉड ले, वुड का एक लकड़ी ले आऊँ, कहने का मतलब इतना सेम इतने ही डायमेंशन का, इतने ही डायमीटर का, तो प्लास्टिक को तोड़ना आसान, लकड़ी को क्या पता तोड़ना आसान, लेकिन इतने ही बड़े स्टील के रॉड को इतने ही डायमीटर को तोड़ना आसान क्या नहीं, यानी कि उसकी रेजिस्टिंग फोर्स तो ज्यादा है ना। लेकिन उसको स्ट्रेस के टर्म पे नहीं देखते हैं, उसको डिफॉर्मेशन उसमें कम आएगा, जिसकी ई ज्यादा होगी तो उसमें डिफॉर्मेशन उसमें क्या आएगा, कम से कम आएगा, ये बात होती है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि जिसमें मटेरियल में जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वो ज़्यादा रजिस्ट कर लेता है। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, उस समय नहीं बोलना है कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। सो आप समझिए, कल मैं आपको बता रहा कि एम क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है किसके के बीच में, डिफॉर्मेशन लोड लगने से, स्ट्रेन वही जो डिफॉर्मेशन आया है पर अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस के बीच में, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और किसके बीच में, इलास्टिक कांस्टेंट, ये आपने लिख भी लिया होगा, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, टेस्ट से आए हुए वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, हर एक वैल्यू के, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड वैल्यू है, ई जी के म्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजंस रेशियो, 4 होते हैं। टिप्स में याद होना चाहिए, एकदम टिप फिंगर में याद होना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है अजम्पशन, अगर आप इसको देखें अजम्पशन लिख रखा है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है सब्जेक्ट जो है, तो इसमें अजम्पशन है, जो ये रिलेशन स्टैब्लिश करने में बोल रहा हूँ, जो उसका एम है, लेकिन वो रिलेशन तो स्टैब्लिश करेगा, और रिलेशन स्टैब्लिश किसके लिए करना है, बार के लिए करना है ना, बार के लिए करना है, बीम के लिए करना है, इनके बीच रिलेशन जो 4 चीज़ बताया, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ, अरे फिर से बोल देता हूँ, डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेस और इलास्टिक कांस्टेंट, ये 4, इनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना ना, यही तो एम है। लेकिन रिलेशन स्टैब्लिश करना किसके लिए करना है, जो एलिमेंट है, सिलेबस में एलिमेंट दे रखा है ना, बार दे रखा है, बीम दे रखा है, बता चुका हूँ यार, बार दे रखा है, बीम दे रखा है, शाफ्ट दे रखा है, स्प्रिंग दे रखा है, कॉलम दे रखा है, प्रेशर वेसल दे रखा है, यही है ना एलिमेंट, तो इनके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो लेकिन कुछ अजम्पशन है भाई साहब, वो अजम्पशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अजम्पशन पता नहीं रहता, आप कंफ्यूज होते रहते हैं किस में क्या कैसे हो गया। तो अजम्पशन में क्या है उसको थोड़ा देख लो आप, इंपॉर्टेंट है अजम्पशन में। सो पहला अजम्पशन आपके पास ये है कि जो देखो, सब तो लोड सब सब्जेक्टेड होंगे, बार भी लोड से, बिना लोड का स्ट्रेस ही कैसे आएगा यार, बिना लोड का स्ट्रेस ही नहीं आएगा, डिफॉर्म ही नहीं आएगा, है कि नहीं, जो भी चीज़ है सब लोड से सब्जेक्टेड होना ही है, अलग अलग लोड से। सो सबसे पहले तो बात अगर हम करें, मैं बार की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर बात करूँ बीम की, अगर बात करूँ शाफ्ट की बात करूँ, उसका खुद का वेट जो है वो क्या करना है, नेगलेक्ट लेना है, मतलब नेग्लिजिबल लेना है, जीरो करना है। शुड सेल्फ वेट ऑफ द बीम, बार, कॉलम शुड बी जीरो ऑलवेज, ठीक है। तो सेल्फ वेट क्या लेना है, सेल्फ वेट हमेशा क्या रखना है, जीरो, सेल्फ वेट जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, बार बना रहे हो, बीम बना रहे हो, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल रखोगे ना, अलग अलग लोडिंग मटेरियल, अलग अलग उसका रेजिस्टिंग एबिलिटी अलग अलग। लेकिन अगर स्ट्रेस, बार बार फिर से बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, स्ट्रेस अगर पूछे कि क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है क्या स्ट्रेस, ये लो मटेरियल, ये लो मेरे पास बार है एक, इस पे लोड लग रहा है P, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इस पे स्ट्रेस जो इस पे आएगा वो उसकी मटेरियल इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, स्ट्रेस तो ऑलरेडी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ मैं इसमें, ध्यान देना, स्ट्रेस ई पे डिपेंड नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है। सो मैं बोल रहा था कि जो भी हम बनाएंगे, जो भी एलिमेंट हम बनाएंगे, मटेरियल लगेगा कि नहीं, मटेरियल लगेगा ना। सो जो मटेरियल आपके पास होगा वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक और लीनियर इलास्टिक,
लीनियर इलास्टिक, और ये हमेशा मटेरियल जो भी होगा वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा आपको। होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो होमोजेनियस हो, जो आइसोट्रॉपिक हो, जो लीनियर इलास्टिक हो, जो हुक्स लॉ को फॉलो करे। कोई भी मटेरियल नहीं चलेगा भाई साहब। जो भी मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा बार के लिए, बीम के लिए, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बस ये फॉर्मूला याद करना है, बस ध्यान देना। तो सब कैसे होने चाहिए, होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक और हुक्स लॉ को फॉलो करने वाले होने चाहिए, बात मानने वाले होने चाहिए। कोई भी मटेरियल ले आओगे तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। तीसरा अब आप देखिए, मैंने पहले बात किया कि जो भी एलिमेंट होगा उसका वेट 0 होगा। दूसरा बात किया, उस एलिमेंट को बनाओगे ना, मटेरियल लगेगा ना, तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, उस पर लोड लगेगा तभी तो डिफॉर्मेशन आएगा, तभी तो रजिस्टिंग फोर्स आएगा, तभी तो रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे, हाँ ना। तो लोड लगेगा उस पर। तो जब भी उस पर लोड लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी एलिमेंट पे लोड लगेगा वो ऑलवेज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि बार है, जैसे बार, ये बार है, तो बार में कौन सा लोड लगेगा बोला था, याद करो, कॉपी देख लो अपना। बार में कौन सा लोड लगेगा, कौन सा लोड लगेगा बार पे बताओ। तो बार पे आपके पास लगेगा नॉर्मल लोड, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो जैसे कि देखिए, एक सिंगल बार की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि हमारे पास बार है लाइक दिस, सीरीज में कनेक्टेड है बार, ये ए बी बार है, ये बी सी बार है, ये सी डी बार है, ये कनेक्टेड है। यहाँ लोड लग रहा है लाइक दिस, ऐसे ऐसे लोड लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है। तो अजम्पशन है कि इस पे जो भी लोड लगेगा उसके कारण एक्स डायरेक्शन में मोशन आएगा। क्या इधर जा सकता है क्या बार, नहीं। इधर जा सकता है क्या, नहीं। यानी कि समेशन ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, 0। यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बीम की अगर मैं बात करूं तो बीम की, जैसे बीम की अगर मैं बात करूं, सपोर्ट दे रहा हूं मैं, यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, ये बीम में कोई भी लोड लग जाए, कैसा भी लोड लग जाए, ये बीम में अलग अलग टाइप का लोड लगा रहा हूँ। सो लोड कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, यही तो ये मैं करूंगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। ये कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि अजम्पशन है कि जो भी लोड लगना है बीम में या किसी भी एलिमेंट में, जो भी लोड लगेगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि जो भी आपका एलिमेंट होगा, बार, बीम, कॉलम, शाफ्ट, प्रेशर वेसल, जो भी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, रुका हुआ होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। सो थर्ड वन इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये 3 है, और जो आएंगे जो आप मतलब जहां पर मैं पहुंचूंगा वहां पर मैं बता दूंगा। 1-2 और छोड़ देना, और आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा, कंफ्यूजन होगा। जब वहां पर पहुंचूंगा जहां पर, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो 3 तो बिल्कुल आप याद रखना कि सेल्फ वेट 0 होता है, इक्विलिब्रियम आपके पास कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा जो भी हम जिस भी एलिमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। अब आइए स्ट्रेस पे चर्चा करते हैं। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेस यार। सो स्ट्रेस जो है क्या चीज़ है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे ही आप लोड लगाओगे अलग अलग एलिमेंट पे, अलग अलग लोड, तो वो डायरेक्ट फेल नहीं होगा। और फेलियर का भी आपको मैंने क्राइटेरिया बता रखा है कि कोई चीज़ फेल कब होगा, 100 में टूटना ही फेलियर नहीं है, टूटना भी फेलियर है, सिर्फ टूटना फेलियर नहीं है भाई साहब। सो जैसी, और यहाँ पर ये चौथी चीज़ बताई, जो भी लोड लगने वाला है, लोड वो कौन से लिमिट तक लगेगा, इलास्टिक लिमिट तक, अप टू इलास्टिक लिमिट। यही बात है ना, चाहे वो बार हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो शाफ्ट हो, चाहे वो कॉलम, लोड कहाँ तक लगने वाला है, इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट से अगर एक्सीड कर जाओगे लोड को, तो वो डिफॉर्म तो नहीं होगा, मतलब डिफॉर्म होगा, मतलब टूटेगा नहीं। वो किस में आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन में। इलास्टिक लिमिट तक लोड लगा के छोड़ोगे तो अपना ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा, रिगेन। लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर जाओगे तो वो किस में आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और परमानेंट डिफॉर्मेशन का आ जाना, मटेरियल टूटा नहीं है, बस उसका डायमेंशन चेंज हो गया, तो भी हम क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो स्ट्रेस इज व्हाट इज द, एक लाइन में स्ट्रेस क्या चीज है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली अगर लिखना है, सो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये रेजिस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, ध्यान देना। जैसे ये कोई मेरे पास बार है, ध्यान देना,
अब इसकी शक्ति मान के चलो 100 किलोन्यूटन को रजिस्ट करने की है। 100 किलोन्यूटन का तुम लोड लगाओगे तब उसके बाद उतना तक नहीं टूटेगा, ये रजिस्ट कर लेगा। 100 किलोन्यूटन का लोड लगा रहे हो नहीं टूटेगा। जैसे 100 किलोन्यूटन की शक्ति है रजिस्ट करने की, 10 लगाए कहाँ से टूट जाएगा, 20 लगाए नहीं टूटेगा, 40 50 नहीं, 60 70 80 90 नहीं, 100 नहीं, 101 टूट जाएगा या टूट जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ इलास्टिक लिमिट तक लोड लगना है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये 101 लगाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन क्यों आता है बताओ, परमानेंट डिफॉर्मेशन क्यों आता है, कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी के कारण आता है बताओ, ये प्लास्टिसिटी अगर किसी के अंदर होगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, यानी कि उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। टेंसाइल फोर्स लगाऊं तो बढ़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी। सो मैं बता रहा हूं कि इसकी रजिस्टिंग एबिलिटी 100 किलो न्यूटन की है मान के चलो, तो ये अप्लाइड लोड में लगा रहा हूँ, सपोज टेंसाइल नेचर का लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन लोड लगा रहा हूँ तो जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा वो भी कितने का होगा, 10 का ही होगा। 100 की इसकी शक्ति है लेकिन 100 अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा ये कि भाई ये 100 का है। आप 10 का लगा रहे हैं, आपको वो 90 का फोर्स लगा रहा है, आप दूर चले जा रहे हैं, ऐसा होगा क्या? अगर आपको 90 का रजिस्ट कर देगा तो आपके ऊपर झटका लग जाएगा ना भाई, अरे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा। मटेरियल आप 10 का लोड लगा रहे हैं, वो गुस्सा होकर 90 का लोड लगा रहा है, अपनी पूरी शक्ति लगा दे रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सो आप समझिए रेजिस्टिंग फोर्स ही किसके इक्वल होगा, यही तो रेजिस्टिंग फोर्स है। तो रेजिस्टिंग फोर्स किसके इक्वल होगा ऑलवेज, अप्लाइड फोर्स के। ये 10 किलो न्यूटन कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स उतना ही होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टिंग फोर्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा, अप्लाइड लोड के डिवाइड बाई एरिया, डिवाइड बाई एरिया। अब ये एरिया कौन सा होगा, ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया होगा, तो उसके आधार पे दो एक क्लासिफिकेशन है। आप देखिए एरिया के आधार पे फोर्स, तो वही एरिया के आधार पे दो है, एक ट्रू स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेस और दूसरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल, दूसरा और क्या नॉमिनल स्ट्रेस इसको हम बोलते हैं। इसी एरिया के बारे में बात करना, इसी एरिया को। तो जैसे कि अभी मैंने जो बनाया था बार, वो मैं अगर बनाऊं तो आप ये देखिए इधर, अगर ट्रू स्ट्रेस नाम से लग रहा है, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस एग्जाम में एक बार आ चुका है तो थोड़ा हमको ध्यान रखना है। ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस क्या होगा, नाम से सोच के देखो ना, ट्रू सत्य एकदम, एक्चुअल स्ट्रेस यानी कि लोड तो है यही होगा, यही लोड। अब समझना कहीं पर आपको लोड अपॉन एरिया लिख दिया है लेकिन एक्चुअल में वो है क्या, रेजिस्टिंग फोर्स है। और ये मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना लोड लगेगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स। तो एक्चुअल में स्ट्रेस रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, इतना आपको दिमाग में है, ठीक है ना जी। तो लोड अपॉन, इसी को अप्लाइड लोड अपॉन एरिया बोल दो या फिर डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया लिखा होता है कहीं कहीं पर। ध्यान देना, इसी एरिया को समझिए, इसी एरिया को, यहाँ पर एरिया अलग है, यहाँ एरिया अलग है, और ये जो एरिया जहाँ पर जो एरिया लेंगे वही हम पूरे सॉम में लेंगे। ये हम लेंगे जब हम प्लास्टिक स्टेट में होंगे। जैसे ही हम प्लास्टिक स्टेट में चले जाएंगे ना तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन का रोल है। इलास्टिक स्टेट तक तो खींचोगे और छोड़ोगे तो अपना ओरिजिनल को रिगेन कर लेगा, फिर से वही आ जाएगा एरिया। आप समझना, इलास्टिक लिमिट में तो लोड लगाओगे और छोड़ोगे, लोड को रिमूव करोगे तो अपने ओरिजिनल शेप पे रिगेन कर लेगा, मतलब वही एरिया आ जाएगा। हमको सॉम में तो इलास्टिक लिमिट तक ही तो खेलना है, प्लास्टिक लिमिट पे नहीं जाना है। और प्लास्टिक लिमिट पे जाओगे तो अभी एरिया है, खींचोगे प्लास्टिक लिमिट में तो एरिया कम हो जाएगा, अगर खींचोगे दबाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि और दबाओगे और बढ़ जाएगा। खींच रहे हो अभी एरिया कम हो गया, और खींचोगे एरिया कम हो गया, यानी कि एरिया अलग अलग होगा प्लास्टिक स्टेट में। यानी कि ध्यान देना, इलास्टिक स्टेट में एक ही एरिया होगा, एक ही एरिया, क्योंकि ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा, रिगेन, लोड को रिमूव करने में। तो इधर ध्यान देना, ये जो दो स्ट्रेस आपको दिख रहा है, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस, ये कब बात करते हैं, कौन से स्टेट में जब होते हैं, प्लास्टिक स्टेट में जब होते हैं, प्लास्टिक स्टेट में। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, कन्वेंशनल, नॉमिनल स्ट्रेस की बात कब करते हैं, जब हम कौन से स्टेट में होते हैं, इलास्टिक स्टेट में हमको काम करना होता है। इलास्टिक स्टेट बोल दो, इलास्टिक जोन बोल दो, इलास्टिक लिमिट बोल दो, इलास्टिक पॉइंट बोल दो। यहाँ पर जब होगे तो हम किसकी बात करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, कन्वेंशनल और नॉमिनल स्ट्रेस की बात करेंगे, समझ रहे हैं। सो प्लास्टिक स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रू स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है जी। एट ए टाइम कितना लोड है और एट ए टाइम कितना एरिया है, ये होगा ट्रू स्ट्रेस। एग्जाम में ये टर्म आ गया है, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस अभी आपको बता रहा है कौन सा एरिया लेना है यहाँ पर। तो जो आपके पास लोड दे रखा है
जो आपके पास लोड दे रखा है, और कौन सा एरिया लेना है, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, ठीक है जी, ओरिजिनल एरिया लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो हम जो हम पढ़ेंगे सॉम में, उस समय जब स्ट्रेस निकालेंगे तो डायरेक्ट भैया जितना लोड दे रखा है अप्लाइड लोड डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया। सर ये ओरिजिनल एरिया ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में देगा ना, क्वेश्चन में देगा ना ओरिजिनल एरिया। समझना, ध्यान देना। आपको जैसे मान के चलिए, अभी आगे उस चीज़ में आपको बता दूंगा, जैसे अल्टीमेट पॉइंट आपको मालूम है कि नहीं यार, अल्टीमेट पॉइंट होता है। सो अल्टीमेट आपको स्ट्रेस निकालने बोल रहे हैं, और अल्टीमेट पॉइंट पे एक एरिया अलग से दे रखा है और जो ओरिजिनल एरिया अलग से दे रखा है, और अल्टीमेट स्ट्रेस पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस निकालो। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, अल्टीमेट स्ट्रेस निकालो बोल रहा है। अल्टीमेट पॉइंट जैसे ऐसे बनता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, आपको ध्यान होगा, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। सो अल्टीमेट पॉइंट पे स्ट्रेस पूछ रहा है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस आपको पूछ रहा है, और यहाँ पर जो एरिया अलग से दे रखा है और ओरिजिनल एरिया अलग दे रखा है, अल्टीमेट एरिया अलग से दे रखा है। सो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अल्टीमेट निकालना है तो अल्टीमेट पॉइंट पे जो लोड है वो लगा दो, और एरिया कौन सा लगाना है, ओरिजिनल। सो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था जब क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स को कि कौन सा एरिया लेना है, तो भैया ये तो बेसिक है, इसीलिए बेसिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको परेशानी होती है। वहाँ पर 2 एरिया दे दिया गया था, और क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है वो किसमें, कौन से स्ट्रेस, देखो अगर ट्रू स्ट्रेस है तो ट्रू स्ट्रेन भी आएगा, लेकिन देखिए सब किसका कौन से जोन में, कौन से रेंज में, प्लास्टिक स्टेट में। हम तो पहले से क्लियर कर दिया हुआ है कि हम जो है सॉम में कौन से जोन में रहने वाले, इलास्टिक जोन में रहने वाले कि नहीं रहने वाले। सो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन डायग्राम नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 एरिया दे दिया गया था, अल्टीमेट पॉइंट के बाद एरिया। अरे भाई धीरे धीरे इसको खींच रहे हो, टेंसाइल टेस्ट से बनता है ना ये डायग्राम। यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, किस काम आता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट करने के काम आता है, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किसके बीच ग्राफ बनाता है, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच। सर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कैसे बन गया, सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अरे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बीच थोड़ी बनाता है, तो हमने बना लिया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन तो हमने बना लिया है। वो जो आपके पास मशीन है वो तो किसके बीच बनाता है, लोड और डिफॉर्मेशन के बीच। तो लोड अपॉन एरिया कर लिया, क्योंकि बार अलग अलग का डायमीटर का होता है ना यार। भाई तुमको यार ये डायमीटर का चाहिए, किसी को ये डायमीटर का टेस्ट करना है, तो एरिया अलग अलग नहीं हो गया जी। सो लोड आप लगाते जा रहे हो, लोड खींचते जा रहे हो, लोड आपके पास कांस्टेंट है, लेकिन एरिया अलग होने के कारण उसी पर्टिकुलर लोड पे, भाई ये देखो ये सेम है, 10 किलोटन का लोड इस पे लगाऊंगा, 10 किलोटन का लोड इस पे लगाऊंगा, बिकॉज एरिया अलग अलग है। तो 10 किलोटन का लोड लगाऊंगा तो स्ट्रेस भी सेम ही आएगा क्या, अरे कहाँ सेम आ जाएगा, एरिया अलग है कि नहीं। हाँ, सो स्ट्रेस तो हम बनाएंगे ना, क्योंकि एरिया तो हमें मालूम है। ये डिफॉर्मेशन है, कितना उसमें डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेन कैसे पता चलेगा, उसका लेंथ कितना है, कोई छोटे वाले बार का कोई टेस्ट कर रहा है, कोई बड़े बार का टेस्ट कर रहा है, तो उसका स्ट्रेन फ्लक्चुएट हो जाएगा, है या नहीं। स्ट्रेन इज व्हाट, इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फ्लक्चुएट होगा कि नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा बार आपका कौन सा है। सो लोड अपॉन डिफॉर्मेशन के बीच यूटीएम मशीन डायग्राम देता है जो एक्सपेरिमेंट होता है, ध्यान रखना। सो मैं आपको बता रहा था कि हमको ओरिजिनल एरिया कौन सा लेना है, ओरिजिनल, ध्यान रखें पाएंगे। क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहा है एग्जाम में क्या आया था, किस तरीके से गलती होती है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन है कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है। तो आप क्या बताएंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है जी ना। तो आप बताइए ना कि नहीं बता पाओगे। तो देखिए तेजी से मैंने बिकॉज इसलिए पहले लिख लिया है कि आप समय आपका मैं बचा सकूं थोड़ा, क्योंकि हमें इसमें रिवीजन ही करना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको कंटेंट भी देते जा रहा। सो देखिए मतलब हमको तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोगों ने जान लिया, हमको इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। अब देखिए लोडिंग के कारण डायरेक्ट लोड लग रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस क्या होता है आपके दिमाग में जा चुका है कि नहीं, स्ट्रेस क्या, रजिस्टिंग फोर्स। तो जबरदस्ती रजिस्ट करोगे क्या यार तुम जब तक कोई तुम्हें मारेगा नहीं तुम जबरदस्ती रजिस्ट करने लग जाओगे क्या, नहीं हटो हटो हटो, किसको बोलोगे हटो हटो, कोई तुमको मारेगा तभी तो हटाओगे यार उसको। तो वैसे ही मटेरियल में जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस आएगा क्या, नहीं। तो लोड अलग अलग तो स्ट्रेस भी अलग अलग, खेल खत्म हो गया, सॉम खत्म हो गया सॉम खत्म हो गया भाई। जैसा अलग अलग लोड लगेगा स्ट्रेस भी वैसे ही अलग अलग जनरेट होगा, दैट्स ऑल, खत्म। लोड को जानना बहुत जरूरी है कि लोड कैसा लग रहा है। इधर आओ ना, देखो ना, डायरेक्ट लोड लग रहा है। डायरेक्ट लोड मतलब जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी एलिमेंट आपके पास है, उसमें डायरेक्ट लोड लगा रहा हूँ। देखो तो डायरेक्ट लोड कैसा लगा रहा हूँ,
डायरेक्ट लोड लगाऊंगा तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस। अरे बोल दिया ना, डायरेक्ट लोड लग रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी है, अभी इसको समझाता हूँ इधर आइए। तो इधर देखिए आप, डायरेक्ट लोडिंग लगा रहा हूं, तो डायरेक्ट लोडिंग जैसे यहां पर लिखा है डायरेक्ट लोडिंग या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस, तो जैसे लोड के कारण ही लोड नहीं लगेगा तो स्ट्रेस कहां से आएगा? तो अभी लोड कौन कैसा लग रहा है? डायरेक्ट लग रहा है, तो उसमें स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? लोड डायरेक्ट होगा तो स्ट्रेस भी कैसा होगा? डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा सर, समझा रहा हूं, तुम देखो तो तुम पहले। नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस एक ही है। ये दो टाइप के होते हैं जी, टेंसाइल और कंप्रेसिव। बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल क्यों बोला जा रहा है, एक्सियल क्यों बोला जा रहा है, डायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है? देखो ना यार, ये कोई मेरे पास बार है, ये उसका एक्सिस है, लोड जो लग रहा है वो कहां लग रहा है? एक्सिस पे लग रहा है, तो इस कॉल्ड एक्सियल लोड। टेंसाइल और कंप्रेसिव, देखो ये कंप्रेसिव है, ये एक्सिस है। सो टेंसाइल और कंप्रेसिव जो लोड लगेगा वो कहां पर लग रहा है? एक्सिस पे लग रहा है, इसीलिए एक्सियल लोड बोल देते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव को, एक्सियल लोड। क्या बात करते हो सर, ये लोड ऐसे नहीं लग सकता है क्या? ऐसे नहीं लग सकता है क्या? ये एक्सिस है, लोड ऐसे नहीं लग सकता क्या? लग सकता है ना, यह लोड यहाँ पर भी ऐसे लग सकता है। इसकी कहानी अलग है, इसके बाद में बात करेंगे। अभी जो भी हम पढ़ेंगे उसमें लोड ऐसे ही लगेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। सर यार ऊपर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, एक्सिस को छोड़कर कहीं लग जाएगा तो क्या होगा? अरे बताऊंगा ना, उसको तो बताऊंगा, अभी तुम इधर से देखो। सो लोड आपके पास कुछ इस तरीके से लगेगा, एक्सिस पे लगेगा, इस कॉल्ड एक्सियल लोड। और एक्सियल लोड लगा है और वी नो दैट लोड अपॉन एरिया, यही लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, ये लोड है, ये लोड है अपॉन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। लोड कहाँ पर लगा रहे हो? क्रॉस सेक्शन पे ना। सो लोड अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा, है ना यार। दिस कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस एलोंगेट करना चाहता है, एलोंगेट, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो एलोंगेट करना चाहेगा, तो एलोंगेट करना चाहता है, इसलिए इसको हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पर ये लोड है अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस आ जाएगा, लोड अपॉन एरिया। तो ये कौन सा स्ट्रेस कराएगा? कंप्रेसिव। तो ये क्या करना चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, इसको हमेशा क्या लेते हैं? निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। सो एक्सियल क्यों? क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि लोड जो लग रहा है टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव वो एक्सिस पे लग रहा है, इसलिए जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है। नॉर्मल क्यों? नॉर्मल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि जो लोड लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन पे कैसा है? नॉर्मल है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है बार का, ये क्रॉस सेक्शन है, ये देख लो, ये क्रॉस सेक्शन है, लोड ऐसे लग रहा है इस पे, नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हैं, नॉर्मल लोड। जो टेंसाइल और कंप्रेसिव है वो क्रॉस सेक्शन पे कैसा है? नॉर्मल। तो जैसा लोड वैसा ही स्ट्रेस, दिमाग में जाने दो। तो लोड कैसा है? नॉर्मल, तो स्ट्रेस भी कैसे जनरेट होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्यों? वही डायरेक्ट लोड है तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है जी। तो आपके पास टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे होगा? शियर, टेंजेंट, इसको नाम को पकड़ो ना, नाम ही को तो पकड़ना है जी। नॉर्मल लोड से नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल लोड से एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट लोड से डायरेक्ट स्ट्रेस। ये शियर और टेंजेंशियल में भी डायरेक्ट लोड लगेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या बोलते हैं इसको। डायरेक्ट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर मैं इसको ऐसे एक और नाम दे दूँ, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्योंकि डायरेक्ट शियर लगेगा, ध्यान देना, शियर फोर्स लगेगा। अभी कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर मैं बोलूँगा तो इसमें, इस नंबर 1 पे टेंसाइल फोर्स, यहाँ बोलूँगा तो कौन सा? कंप्रेसिव फोर्स। ये टेंसाइल और कंप्रेसिव कैसे हैं? नॉर्मल है, क्रॉस सेक्शन के, क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल है। एक्सिस पे है क्या? हाँ एक्सिस पे, तो नॉर्मल लोड है तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। एक्सियल लोड है तो एक्सियल स्ट्रेस जनरेट करेगा। सही बात है। और डायरेक्ट लग रहे हैं, नॉर्मल टेंसाइल और कंप्रेसिव डायरेक्ट दिख रहा है, बार में लग रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, वही बस डायरेक्ट स्ट्रेस। अरे और क्या, डायरेक्ट तो दिख रहा है। इधर आओ। सो शियर स्ट्रेस क्या होगा? कब शियर स्ट्रेस जनरेट होगा? ध्यान देना। तो जैसे ये बार है, मान के चलिए ये बार भी देख लो, इधर ऐसे लोड लगा दो। अब देखना, अब ये जो सरफेस है उसके टेंजेंट लोड लग रहा है, उसके पैरेलल लग रहा है, उस सरफेस के कैसे लग रहा है? पैरेलल। अब इधर देखो, ये इधर लोड लगेगा तो ये इसको रजिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा? अरे मटेरियल अपोज नहीं करेगा क्या? ये कहाँ से आया? रजिस्ट करने से आया। तो इधर जब लोड लगाओगे तो इधर भी लोड आएगा। सो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी भी सरफेस पे पैरेलल या टेंजेंट एक्ट करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है? शियर स्ट्रेस। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो दोबारा सुन लेना भाई। सो शियर स्ट्रेस कब होता है? फिर से बता देता हूँ। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलली या टेंजेंशियली सरफेस पे एक्ट करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है? शियर स्ट्रेस।
टेंजेंट होता है, इसी को नाम क्या है, टेंजेंशियल। शियर फोर्स, इसी को शियर फोर्स बोलते हैं। शियर फोर्स क्या, कौन सा फोर्स होता है जो सरफेस पे क्या कैसा होता है, टेंजेंट होता है, टेंजेंट। सर इस क्रॉस सेक्शन पे कैसे दिखेगा, दिखाता हूँ ना, इधर देखो, ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये ऐसे फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे लग जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। ऐसे लग जाएगा तो कंप्रेसिव हो जाएगा। इधर देखोगे ये कौन सा फोर्स है, शियर। ऐसे लग रहा है इधर, इसको इधर ले जाना चाह रहा है तो मटेरियल इसको अपोज करना चाहेगा ऐसे। ये देखो ये ऐसे, अगर कंप्रेसिव लगाना, ये कंप्रेसिव है, खींचना है तो पकड़ खींचना है। ये दोनों जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ अभी, ये और उसको खींचूंगा, ये नॉर्मल है। ये जो लोड लगा रहा हूँ ये क्या है, शियर लोड। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि शियर स्ट्रेस कब जनरेट होता है, वो भी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट शियर फोर्स आएगा तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दिखेगा, डायरेक्ट नॉर्मल लोड दिखेगा, टेंसाइल कंप्रेसिव तो डायरेक्ट स्ट्रेस बोलूंगा। इनडायरेक्ट तो भी देखो, इधर देखो, इनडायरेक्ट में दो है, एक बेंडिंग है और एक दूसरा क्या है, टॉर्जन। टॉर्जन में शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ध्यान देना। टॉर्जन में ऐसा फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्जन में ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा, तो उसके कारण शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। यहाँ पर डायरेक्ट शियर फोर्स लग रहा था तो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। वहां पर डायरेक्ट शियर फोर्स जनरेट नहीं होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, तो भी उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, शियर, कॉल्ड इनडायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर, कॉल्ड इनडायरेक्ट शियर। इसमें क्या जनरेट होने वाला है, इनडायरेक्ट शियर। बेंडिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो जो बीम है, बीम क्या होता है, मेंबर है किसका, स्ट्रक्चर का, जहां तुम बैठे हो, जो किससे सब्जेक्टेड है, कल मैं बता चुका हूं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में बताया हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, आपकी कॉपी में होना चाहिए। जो बता देता हूं आपके पास इन शॉर्ट आपकी कॉपी में हो जाए। ये बहुत डिटेल क्लास नहीं है, तो भी मैं हर चीज को टच करते हुए चले जाऊंगा, आपको रिविजन करना है, आपकी कॉपी में होना चाहिए जो मैं आपको बोल देता हूँ। सो बीम क्या, आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है आपको बीम क्या होता है। बीम इज द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू लैटरल शियर लोडिंग। सर लैटरल लोडिंग तो समझ में आ गया यार, शियर क्या है, शियर अभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। शियर कैसे होता है समझा दूंगा थोड़ा सा, अभी नहीं समझाऊंगा। बस आप ये समझिए कि बीम मेंबर होता है जो कि लैटरल डायरेक्शन में लोड लगा होता है, ठीक है जी। सो जैसे ये बीम है, ये इनिशियल बीम है, ये इस तरीके से बेंड हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। ये जो बीम इनिशियली रखा है, ये इस तरीके से बीम बेंड हो सकता है, इस कॉल्ड हॉगिंग, दिस कॉल्ड सैगिंग, और ये है हॉगिंग, ठीक है जी, ध्यान देना। तो सैगिंग में आप इधर देखिए, इस लेयर को आप देखिए, इस लेयर को, ये लेयर छोटा हुआ दिख रहा है और ये लेयर बड़ा हुआ दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा है कंप्रेशन, यहाँ पर क्या है, एलोंगेट हुआ दिख रहा है, ये क्या है, कैसा है, टेंस हुआ दिख रहा है, टेंसाइल फोर्स। देखो बीम में लोड तो इधर लगता है जी, लेटरल डायरेक्शन में, लेकिन उसके लेयर्स में देख रहे हो तो कुछ लेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिख रहा है, कुछ लेयर एलोंगेट हुआ दिख रहा है। एक इस पे जो लेयर होता है जिसमें कुछ किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो लेयर जो है ना ही कंप्रेस्ड हुआ होता है ना ही एलोंगेट हुआ होता है, जैसा इनिशियली था वो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये लेयर जैसा इनिशियली था वो आफ्टर बेंडिंग, दिस वन इज बिफोर बेंडिंग, दिस वन इज आफ्टर बेंडिंग। आफ्टर बेंडिंग के बाद भी वो सेम लेयर, उसका डायमेंशन मेजर कर रहे हैं तो सेम ही है। इट्स कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। कौन सा लेयर कहलाता है, न्यूट्रल है, कुछ हुआ ही नहीं इसको, तो भाई दिस कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूट्रल लेयर पे में कौन सा स्ट्रेन आता है, कौन सा स्ट्रेन आएगा, कोई सा भी स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेन कब आता है, जब डिफॉर्मेशन हो या फिर कंप्रेशन आ जाए उस लेयर में, या फिर क्या आ जाए, टेंशन। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो न्यूट्रल लेयर पे कोई स्ट्रेन आएगा क्या, नहीं। और जब स्ट्रेन ही नहीं आ रहा है, वो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो वो लेयर उसको रजिस्ट करना चाहेगा कि जो ऊपर लोड लग रहा है, मतलब ही नहीं है भाई। ये वो सिस्टम है। यहाँ पर जब तुम्हारे घर में आग लगेगा तभी तुमको टेंशन है, बाकी दूसरे घर में आग लगा तुम कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वही चल रहा है, तो वो लेयर एक ही है वैसे तो। जैसे कि अगर कोई बीम है, इतना बड़ा कोई बीम है, उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लेयर्स काट रहे हैं, लेकिन उसमें एक ही ऐसा लेयर है जिसको कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, अपने मन में है, अपने मस्ती कर रहा है वो, कोई मतलब ही नहीं है किस पे कंप्रेशन आ रहा है, किस में टेंशन आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना, जब भी सैगिंग होगा, सैगिंग कहने का मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। वो कैसा दिखता है, स्माइली, एस फॉर स्माइल, स्माइल कैसा होना चाहिए, क्यूट सा
क्यूट सा। सो C फॉर द कंप्रेशन, T फॉर द टेंशन। ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। किसके ऊपर? न्यूट्रल लेयर के ऊपर जितना भी लेयर होगा सब में क्या आने वाला है? कंप्रेशन। न्यूट्रल लेयर के नीचे जितना भी लेयर होगा सब में क्या आने वाला है? टेंशन। जब बीम किससे सब्जेक्टेड होगा? सैगिंग से, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इन जनरल जब बीम में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है तो हमेशा जो आपके पास बीम बेंड होगा, जब भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, किससे बेंड होगा? सैगिंग से। इन जनरल सैगिंग से ही बेंड होता है। हॉगिंग एडवर्स कंडीशन में बेंड होता है। देखो H मतलब हार जाना, हार गया कोई, हार गया तो रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी का ह्यूमन टेंडेंसी रो ही देता है यार आदमी तो है कि नहीं यार। सो ऊपर आपके पास टेंशन आ जाएगा, नीचे कंप्रेशन है। इसके विपरीत आ जाएगा, जो हंसना है उसके कहाँ से क्यूट आ पाएगा यार? टेंशन वाला फेस आ जाएगा यानी कि टेंशन पहले आ जाएगा। इधर आप देखिए, यहाँ पर टेंशन पहले आ रहा है, फिर बाद में क्या आ रहा है? कंप्रेशन। लेकिन यहाँ पर भी एक लेयर होगा जिसको मैं कौन सा लेयर बोल पा रहा हूँ? न्यूट्रल लेयर। न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर में डिफॉर्मेशन अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? 0। कोई कंप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं आपसे पूछूं न्यूट्रल लेयर पे कितना आपके पास स्ट्रेस आएगा, मतलब स्ट्रेन, अगर डिफॉर्मेशन को तो स्ट्रेन बोल देता हूँ, स्ट्रेन कितना आएगा? तो सर कोई जब डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो स्ट्रेन कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि स्ट्रेन तो डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है ना। यस, तो स्ट्रेन भी 0 आ जाएगा। मैं पूछूंगा कितना स्ट्रेस आएगा न्यूट्रल लेयर पे? स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहाँ पर क्या आएगा? 0। कौन सा स्ट्रेस 0 आएगा? अभी तुम इधर देखो, इनडायरेक्ट स्ट्रेस को क्यों बोल रहा हूं बेंडिंग को? क्योंकि यहां पर कंप्रेशन आ रहा है और टेंशन आ रहा है। कंप्रेशन अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? कंप्रेशन। और टेंशन आ रहा है तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। सबसे ज्यादा टेंस आउटर लेयर वाला हुआ है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन ये आउटर लेयर वाला हुआ है। ये टॉप लेयर, ये क्या है? बॉटम लेयर। यानी कि इसके नीचे भी कंप्रेशन हुआ है, इसके नीचे भी कंप्रेशन हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेशन यही हुआ है न्यूट्रल लेयर के नीचे। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल लेयर के नीचे, न्यूट्रल लेयर के नीचे, सो न्यूट्रल लेयर के अगर नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी टेंसाइल आया है, यहाँ पर भी टेंसाइल, लेकिन सबसे ज्यादा टेंसाइल कहाँ पर आया है? बॉटम पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो टॉप और बॉटम पे होगा ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया। जीरो जो स्ट्रेस होगा वो कहाँ पर होगा? न्यूट्रल लेयर पे। अब इधर देखो यार, जब तुम लोड लगाते हो ना बीम में, तो ये लोड ना बीम को इस तरीके से डिफॉर्म करना चाहता है, इसको बोलते हैं बेंड कर देना। बीम को बेंड करना चाहता है, लेकिन मटेरियल क्या करना चाहता है? हर एक मटेरियल अपना बचाव करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट इंटरनली क्या करता है? रजिस्ट करता है। और इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस बोलते हैं। सो किसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है? बेंडिंग के अगेंस्ट। तो अगर बीम में जब लोड लगेगा तो बीम को वो लोड बेंड करना चाहेगा, लेकिन मटेरियल्स को क्या करना चाहेगा? रजिस्ट। तो कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टेंस को ही तो स्ट्रेस बोलते हैं। और किसके विरुद्ध रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है? बेंडिंग के। तो कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? बीम बेंड होना चाह रहा है तो उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, मटेरियल उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस कुछ नहीं है ना, कंप्रेसिव और कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। यहां पर अगर आप देखेंगे तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आ रहा था? टेंसाइल और कंप्रेसिव डायरेक्ट टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड से आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड नहीं है भाई। यहाँ तो यूडीएल है, यूवीएल है, मूवमेंट है, अलग अलग लोड है, इसेंट्रिक लोडिंग है, अलग अलग लोड है। उसके कारण यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर डायरेक्ट लोड के कारण, यहाँ पर डायरेक्ट टेंसाइल लोड के कारण टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट। तो कैसा है? इनडायरेक्ट स्ट्रेस। समझ में आ गया? बहुत सारे बीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपको मैंने समझा दिया। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टॉप और बॉटम पे, याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास टॉप और बॉटम पे आएगा, और जीरो जो स्ट्रेस आएगा बेंडिंग स्ट्रेस वो कहाँ पर आएगा? न्यूट्रल लेयर पे। तो न्यूट्रल लेयर पे क्या क्या जीरो हो गया फिर से आप देख लो, बार बार दिमाग में आप जाने दें और इसको लिख भी लें, जो बोलता है उसको लिख लिया करो यार, वो है ना। टॉर्जन में अगर हम बात करें तो टॉर्जन, तो ये टॉर्जन हमको देखने को मिलेगा शाफ्ट में। ये अजम्पशन है, वहाँ पर जब मैं आऊँगा तो बता दूंगा आपको थोड़ा सा। तो ये शाफ्ट आपके पास है, ये शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट होगा, ठीक है जी। इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसमें लोड लगा रहा हूं। लोड कौन सा लगेगा जी? ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या करता है? एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो इसे किसी भी पार्ट को जूम आउट करके देखोगे, किसी भी पार्ट को जूम करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा? शियर। अरे जैसे इसको अलग अलग काटते जाओ ना यार, सर्कुलर शेप में कटते जाएगा ना। जैसे अंजीर देखे हो कि नहीं यार? अंजीर का एक रस्सी है कि नहीं? शाफ्ट को अंजीर में काट लो और एक तरफ को फिक्स कर लो,
भाई कोई भी शाफ्ट कितना मजबूती से ट्विस्टिंग मोमेंट को झेल सकता है, उसके लिए एक तरफ को फिक्स करके उस पर लोड लगा के टेस्टिंग किया जाता है। इसलिए तो आप देखना क्वेश्चन में एक एंड फिक्स होता है, रियल लाइफ में फिक्स थोड़ी ना होता है यार। रियल लाइफ में फिक्स होगा तो पावर कैसे ट्रांसमिट करेगा? पावर तो घूम घूम के ट्रांसमिट करता है ना भाई शाफ्ट, है ना। तो फिक्स क्यों होता है? तो फिक्स इसलिए होता है ताकि टेस्टिंग किया जा सके, समझ रहे हो जी। सो आप देखेंगे अंजीर वाले को पकड़ लो, एक तरफ फिक्स कर लो और दूसरे को रोटेट करो। अंजीर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग आप देखियो, अलग अंजीर इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसको काट के देखो ना यार, अंजीर जैसे काट लो शाफ्ट को। सो एक तरफ तो लोड लगा रहा है जो कि क्या पता इंजन से आ रहा है, इंजन क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है लेकिन ये इसको रोकना चाह रहा है। तो एक तरफ इधर फोर्स लग रहा है, एक तरफ इधर फोर्स लग रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। आप थोड़ा इमेजिन करना, ये जो है इसको इधर घुमाना चाह रहा है लेकिन ये फिक्स्ड वाला जो है उसको रोकना चाह रहा है और ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये उधर घुमाना चाह रहा है, एक उधर एक इधर। कौन सा स्ट्रेस आएगा? शियर स्ट्रेस, समझ में आए? तो यहाँ पर शियर फोर्स नहीं लगा है तो भी शियर स्ट्रेस आ रहा है, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। समझ में आया? समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये था स्ट्रेस। अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन तो अभी स्ट्रेन तो आपको इतने बार बता ही दिया। सो स्ट्रेन क्या होगा जी? स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, लिख लेना। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लिख लेना। तीसरा नंबर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फोर्थ वन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है जी, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट अगर बोलेगा तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जाम में आया हुआ है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस भी है, लिख लेना, एग्जाम में आया है। अब थोड़े से क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, तो पिछले क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाता है यार। तो ऐसा है कि आसान क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं देना है कि अब नहीं आएगा, लेवल बढ़ रहा है, क्या पता एक आध क्वेश्चन आसान भी आ जाए, है ना। तो क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं, तो हमको पता ही होना चाहिए। स्ट्रेस का यूनिट क्लियर है ना यार? लोड मतलब आपके पास किलो न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है? पास्कल। लिख लेना। मेगा होगा, क्लियर है कि नहीं? तुम गलती मत कर देना यार, बताना चाहिए। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू, मालूम है ना? 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू, मालूम है ना? 1 मेगा मतलब 10⁻6, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा मतलब 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंट होना चाहिए सब चीज़ें। किलो मतलब 1 किलो पास्कल, तो किलो मतलब 10⁻3, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एकदम फ्रीक्वेंट होना चाहिए। सो यही स्ट्रेन है, इसका यूनिट नहीं होता। चेंज इन डायमेंशन मतलब समझते हो कि नहीं यार? इधर देखो, समझो बात को। ये आपके पास बार है, इसके डायमेंशन क्या है? डायमीटर और लेंथ, यही तो डायमेंशन है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ध्यान देना, एक यहाँ पर बार की केस में अगर मैं बात करूँ, देखो बीम जब भी मैं अगर बोलूँगा तो बीम कोई सा भी हो, जैसे कि मान के चलो ये भी कौन सा बीम है, मान के चलो सर्कुलर तो नहीं है उतना, रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर जैसे दिख रहा है लगभग। इसको मत देखो सर्कल को, ये इस तरफ से देखो ऐसे करके, तो मान लेता हूँ चलो स्क्वायर बीम है, ये स्क्वायर बीम है। सो अगर बीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बीम में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल यही होगा, डायरेक्शन यार लॉन्गिट्यूडनल या फिर क्या लीनियर। और ये क्या होगा ऊपर वाला? ये ट्रांसवर्स, यहाँ लोड लगता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये भी कौन सा डायरेक्शन होगा? ट्रांसवर्स। लेकिन जब बार की अगर मैं बात करूंगा, बार की, तो बार में ध्यान रखना, लिख लो कॉपी में, बार में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और 99% जो है, 99% तो जो है कि इसी डायरेक्शन में आपके पास लोड लगता है, फोर्स लगता है। तो आप लिख लेना, क्या लिख रहे थे आप? जिस डायरेक्शन में, बार के केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या फिर लीनियर डायरेक्शन। ध्यान देना, जैसे इधर देखो, समझो इधर,
सपोज मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, इधर देखिए, इधर मैं लोड लगा रहा हूँ, ये लोड लगा रहा हूँ, इधर देखना। तो जब मैं लोड लगा रहा हूँ, कौन सा लोड लगा रहा है जी? टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड लगा रहा है तो कोई किसको इफेक्ट कर रहा है? कौन से डायमेंशन को इफेक्ट कर रहा है? लेंथ को भी इफेक्ट करेगा और डायमीटर को भी इफेक्ट करेगा। करेगा ना कि नहीं करेगा? दोनों को इफेक्ट करेगा, ध्यान देना। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, इधर देखिए लेंथ बढ़ रहा है। सर दोनों तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल दोनों तरफ बढ़ेगा। एनालिसिस के लिए एक ही तरफ लेते हैं, तो ये जो लेंथ बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन। ऐसे चेंज इन लेंथ बोल दो, ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो, डेल बोल दो। और डायमीटर में कमी भी आएगी। इसको खींचते जाओगे तो डायमीटर में कमी नहीं आएगी यार, बिल्कुल डायमीटर में कमी आएगी। डायमीटर कम होने लगेगा, डायमीटर कम होने लगेगा, तो चेंज इन डायमीटर में भी आने वाला है। चेंज इन डायमीटर भी आएगा, चेंज इन लेंथ भी आएगा, चेंज इन डायमीटर भी आएगा। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगा। सो इधर देखिए, लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और लेंथ के अलोंग जो डायमेंशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये चेंज इन डायमेंशन है, ये ओरिजिनल डायमेंशन है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इधर देखो तो ये भी चेंज इन डायमेंशन, क्योंकि डायमीटर और लेंथ दोनों ही डायमेंशन है, तो ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ध्यान देना, यहाँ पर दो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन दो है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको मैं लॉन्गिट्यूडनल अगर डायरेक्शन बोल रहा हूँ, तो ये और ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ही क्या है? स्ट्रेन है ना। सो ये स्ट्रेन है और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये नॉर्मल जो स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा से, सिग्मा से। और शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। सो ये आपके पास स्ट्रेन है, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या फिर लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो उसका जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला डायरेक्शन आपके पास लेटरल हो जाएगा। तो ये आपके पास लेटरल या फिर कैसा है? ट्रांसवर्स है, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स। तो ये आप ध्यान रखना। तो दो टाइप का स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। लेंथ के अलोंग है तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था, वो जो इधर लोड लगते हुए दिख गया था, तो उसको हम जिधर जिधर लोड लगता है उसको लॉन्गिट्यूडनल मानना पड़ता है भाई साहब, ठीक है। लेकिन हमेशा तो ऐसी 95% क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखाता है, आप समझिए इस बात को। सो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल और ट्रांसवर्स क्या है? डायरेक्शन ही तो है। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर का एक डायरेक्शन ही तो है, और स्ट्रेन हमें मालूम है चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल, डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेन अभी बताया आपको। जैसा लोड लगेगा वैसे ही स्ट्रेस जनरेट होगा। टेंसाइल लोड लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। और टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या है? नॉर्मल लोड है, तो नॉर्मल लोड लगेगा तो स्ट्रेस कौन सा आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। तो नॉर्मल, डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेन मतलब किसके कारण आएगा? इसी कारण तो आएगा। टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड ही क्या है? नॉर्मल लोड है, डायरेक्ट लोड है, एक्सियल लोड है, तो उसके कारण कौन सा स्ट्रेन आएगा? नॉर्मल, डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेन आएगा। जैसा लोड वैसा स्ट्रेन और वैसा ही स्ट्रेस, समझ गए। सो ये नॉर्मल, डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेन अगर कभी बोल रहे हैं, मतलब आपका जो बार है या फिर जो भी एलिमेंट है वो किससे सब्जेक्टेड है? टेंसाइल से, या फिर किससे सब्जेक्टेड है? कंप्रेसिव से, ठीक है जी। इधर आइए, शियर, टेंजेंशियल और एंगुलर स्ट्रेन। इधर एंगुलर स्ट्रेन इसलिए बोला जा रहा है, इधर देखिए, क्योंकि ये एंगल में डिफॉर्म करता है। जैसे ये कोई आपके पास बॉडी है, मान के चलिए, नीचे से मैंने रिजिडली फिक्स कर दिया है, सपोर्ट दिया है। सपोर्ट क्यों दिया जाता है? कहीं भाग ना जाए ये चीज़ डिफॉर्म ना हो जाए, डिस्प्लेस ना हो जाए, डिफॉर्म ना हो जाए, डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए तो इसको फिक्स किया जाता है, ध्यान देना। अब इधर देखिए, ये सरफेस है, इसको 3D बना देता हूँ थोड़ा आपके लिए, ऐसा 3D ऐसे 3D बना दिया। अब इसमें मैं लोड लगा रहा, सपोज ये देखो, ये सरफेस है, इसके पैरेलल लोड लगा रहा है। अब ये जब इसमें लोड लगाऊंगा तो ये तो रिजिडली फिक्स्ड है, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा, लाइक दिस, इस तरीके से डिफॉर्म होगा। एंगल में डिफॉर्मेशन आएगा, एंगल में डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये जो डिफॉर्मेशन एंगल में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, या शियर, टेंजेंशियल या फिर एंगुलर स्ट्रेन, है ना। एंगल में डिफॉर्मेशन आ रहा है और इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंज आ जाना। देखो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज आना डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है जी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके कारण आएगा? शियर लोड के कारण कभी नहीं आएगा, क्योंकि शियर लोड सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करता है? एंगल में। लेकिन नॉर्मल, डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेन किस में चेंज करता है जी? इधर देखो, ये अभी यहाँ से दिख रहा था तुम्हें,
जब भी नॉर्मल लोड लगेगा, नॉर्मल लोड मतलब तुम्हारे दिमाग में जाता है कि नहीं यार, जा रहा है कि नहीं, टेंसाइल और सिर्फ कंप्रेसिव लोड, तो वो आपके डायमीटर में भी चेंज कर रहा है, किस में चेंज कर रहा है, लेंथ में भी, तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ। सो एरिया इज π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ। लेंथ और डायमीटर में भी चेंज आएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। सो एक बार एग्जाम में पूछ भी दिया गया कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कौन से लोड के कारण आएगा, तो वो टेंसाइल और कंप्रेसिव, दैट मीन्स नॉर्मल लोड या एक्सियल लोड या फिर डायरेक्ट लोड, या फिर स्ट्रेस के टर्म में बोल दे तो बहुत बता देना कि हाँ डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस के कारण ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। ठीक है जी, तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये पूरी। ठीक है, इसके आगे का बात करते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लेना।